नमस्कार दोस्तों, मैं शहंशाह अंसारी, वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर ऑफ राजपूत ट्यूटोरियल्स। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण और चर्चित टॉपिक पढ़ेंगे, जिसे भारतीय राजनीति में एंटी डिफेक्शन लॉ अर्थात दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है। यदि हम इस टॉपिक के बारे में बात करें तो प्रायः चर्चा में रहता है, खासकर उस समय जब किसी भी राज्य में किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, और यह दल बदल की प्रक्रिया स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर आज तक हमें देखने को मिलता है। यदि हम भारतीय राजनीति के बारे में बात करें तो भारत के अंतर्गत दो बड़ी पार्टियां, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। यदि हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो जिसका ग्राफ पिछले कुछ वर्षों से लगातार गिरता चला आ रहा है, लेकिन 2018 का चुनाव परिणाम पर यदि हम नजर डालते हैं तो 3 राज्यों में चुनाव हुआ, जिसमें से पहला राज्य हमारा स्वयं छत्तीसगढ़, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश और तीसरा राज्य आपका क्या, राजस्थान। इस चुनाव परिणाम में जहां पर छत्तीसगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनी, वहीं पर मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उन दोनों जगहों पर भी सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनी। लेकिन अगर हाल ही की बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार, जो कमलनाथ की सरकार थी, उसमें से एक बड़े युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने आपका बीजेपी ज्वाइन किया, जिसके कारण से कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आई और आपका नया फिर से आपका भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब यही बात लोगों के मन में प्रायः प्रश्न रहता है कि आखिर यह कैसे हो रहा है, किस प्रकार से एक विधायक दूसरे दलों में सम्मिलित हो जाता है, किस प्रकार से सरकार का गिरना, उनकी अयोग्यता, क्या प्रावधान है कानून के अंतर्गत। अब सेम यही बात यदि हाल ही में राजस्थान सरकार की बात करें तो राजस्थान सरकार में भी ये चीजें हमें देखने को मिल रही। जो भूमिका मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का था, वही भूमिका हमें राजस्थान के अंतर्गत सचिन पायलट का देखने को मिलता है। अब आगे राजस्थान सरकार के अंतर्गत क्या होने वाला है, वहां का स्थिति आपका आगे पता चलेगा। लेकिन प्रायः लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये चीजें होता कैसे है, कानून में इसकी क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से लोग दल बदल देते हैं, क्या इसके अंकुश लगाने की कानून में कोई प्रक्रिया है, और है तो किस प्रकार से। इन्हीं आपके बातों को जानने के लिए आज हम विस्तार से एंटी डिफेक्शन लॉ अर्थात दल बदल विरोधी कानून का क्या प्रावधान संविधान के अंतर्गत है, इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। टोटल इसे हम 6 बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे, जिसमें पहला बिंदु होगा बैकग्राउंड अर्थात पृष्ठभूमि, दूसरा बिंदु होगा आपका प्रावधान अर्थात प्रोविजंस, तीसरा बिंदु होगा हमारा इसके अंतर्गत महत्व इंपॉर्टेंस, चौथा बिंदु होगा इसकी आलोचना कमियां लिमिटेशन, पांचवा बिंदु होगा कमियों को दूर करने का प्रयास, और अंतिम बिंदु होगा हमारा सुझाव, किसके संदर्भ में और क्या बेहतर सुझाव किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हम पहला बिंदु पृष्ठभूमि अर्थात बैकग्राउंड। पहला बिंदु हमारा बैकग्राउंड। इसके अंतर्गत हम इस कानून के बारे में जानेंगे कि यह कानून है क्या, क्यों लाया गया, इसके उद्देश्य क्या थे। क्लियर। यदि हम समझें कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, यदि हम देखें कि यह कानून क्या है, तो यदि हम सामान्य अर्थों की बात करें तो अगर एक राजनीतिक दल का सदस्य जब दूसरे राजनीतिक दल में सम्मिलित होता है तो यह क्या कहा जाता है, इसे दल बदलना कहेंगे, दल बदलू कहा जाएगा। और इस प्रकार की घटनाओं की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात यदि देखें तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और स्वतंत्रता के लगभग 10 साल बाद ऐसी घटनाएं अर्थात एक राजनीतिक दल का सदस्य दूसरे राजनीतिक दल में सम्मिलित होना की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। क्लियर। अब इस प्रकार की घटना जो बड़े स्तर पर जो हमें देखने को मिला, वो था आपका 1967 1967।
1967 की यदि हम बात करें तो इस वर्ष हमारे भारत में चौथा आम चुनाव संपन्न होता है और चौथे आम चुनाव के परिणामों ने भारतीय राजनीति में एक उथल पुथल का दौर हमें देखने को मिलता है। ठीक, जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चौथे आम चुनाव के परिणामों ने आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो एक महत्व थी उसे कम होता हुआ दिखाई देता है और इस चौथे आम चुनाव में लगभग 7 राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव हार जाती है। अब इस समय हुआ यह कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक दूसरे दलों में सम्मिलित होने लगे अपने व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से। क्लियर? तो यह 1967 का चुनाव परिणाम भारतीय राजनीतिक में एक उथल पुथल का दौर, राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया 1967 के चौथा आम चुनाव। 1967 में एक घटना हुई, कहां पर? आपका हरियाणा में। हरियाणा के एक विधायक जिनका नाम क्या आपका गया लाल। ठीक, क्या आपका गया लाल। गया लाल ने एक ही दिन में आपका 3 पार्टी चेंज किया। ठीक, एक ही दिन में उन्होंने 3 पार्टी बदली और कहीं ना कहीं भारतीय राजनीतिक में एक ऐसी घटना थी कि कोई एक ही आपका व्यक्ति एक दिन में 3 पार्टियों को चेंज कर रहा है। तब हरियाणा आपके जो राज्यपाल थे उन्होंने महामहिम से रिक्वेस्ट किया कि इस पर अंकुश लगाया जाए, इस पर नियंत्रण लगाया जाए। और यह जो घटना हुई उसके पश्चात यदि हम भारतीय राजनीतिक में बात करें तो सरकार बनाना मात्र उद्देश्य रह गया। जो सरकार का उद्देश्य, गवर्नमेंट का उद्देश्य होता है आपका सुशासन, गवर्नेंस, वो हाशिए पे जाता हुआ दिखाई देता है। मतलब यह हुआ कि सरकार बनाना मात्र ही उद्देश्य है, सुशासन हाशिए पर चला जाता है। अब प्रायः इसके पश्चात इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए, नियंत्रण करने हेतु प्रयास किए गए। वाईवी चौहान की अध्यक्षता में पैनल बना कि इस प्रकार के दल बदल पर नियंत्रण लगाया जाए। उमाशंकर दीक्षित और शांति भूषण की अगुवाई में भी इस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया, लेकिन इस पर कोई कानूनी रूप से ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। यदि हम देखें तो इसके बाद कई ऐसे प्रयास किए गए कि इस प्रकार की समस्याओं पर, दल बदल पर नियंत्रण लगाया जाए, लेकिन अंतिम रूप से आपका तात्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो सरकार आई तो इन्होंने इसके महत्व को समझा और संविधान में संशोधन कर इस पर नियंत्रण के लिए आपका प्रावधान सम्मिलित किया गया। क्लियर? उसके बाद देखें तो 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, 1985 में, और संविधान के अंतर्गत एक अनुसूची जोड़ी गई। कौन सा? 10वीं अनुसूची, और इसके अंतर्गत दल बदल विरोधी कानून। ठीक, दल बदल विरोधी कानून को संविधान में स्थान दिया गया। क्लियर? तात्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने संविधान में एक संशोधन किया, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, और संविधान में एक अनुसूची, एक शेड्यूल जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची। ठीक, और स्थान दिया गया संविधान में दल बदल विरोधी कानून, अर्थात एंटी डिफेक्शन लॉ। क्लियर? अब हम यदि इस कानून के उद्देश्य की बात करें, ठीक, क्या क्या उद्देश्य? तो सबसे पहला उद्देश्य था कि दल बदल पर अंकुश लगाना,
ठीक, जो व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से एक विधायक दल या सांसद दल परिवर्तन कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण लगाया जाए। दूसरा, यदि हम बात करें तो दल बदल पर नियंत्रण के माध्यम से राजनीतिक स्थिरता प्रदान करना, सरकार को स्थायित्व प्रदान करना, जो इसके माध्यम से जो सरकार आपका सुशासन हाशिए पर चला गया था, ठीक, इसके माध्यम से दल बदल पर नियंत्रण करके सरकार को स्थायित्व प्रदान करना। तीसरा, यदि हम देखें तो अपने राजनीतिक दल के प्रति निष्ठावान बनाना, कि जो राजनीतिक दल का सदस्य है वो अपने राजनीतिक दल में बने रहे। क्लियर। साथ ही साथ अनियमित चुनाव से खर्च के बोझ को कम करना, ये इसके क्या थे, प्रमुख उद्देश्य थे। ठीक है, तो ये आपका पहला जो आपका बिंदु था बैकग्राउंड की, किस तरीके से दल बदल विरोधी कानून को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया। दूसरा बिंदु है आपका क्या, प्रावधान। दूसरा बिंदु प्रावधान, प्रोविजंस। इसके अंतर्गत हम जो दल बदल विरोधी कानून का जो प्रावधान किया गया है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें क्या, संविधान की तो संविधान का 4 अनुच्छेद इस अनुसूची से प्रभावित होता है। कौन कौन सा? 101, 102, 190 और 191। क्लियर। जहां पर 101 और 102 का संबंध केंद्रीय विधायिका से, केंद्र के संदर्भ में, वही 190 और 191 का संबंध राज्य के संदर्भ में है। क्लियर। 101 में रिक्तियां, 102 में है संसद सदस्यों की अयोग्यता। क्लियर। 190 में वही बात राज्य के संदर्भ में क्या आपका रिक्तियां, और 191 में आपका क्या, ठीक, विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता। अब यदि हम बात करें तो इस आपके 102 2 और 191 2 में क्या किया गया था, चेंजेस किया गया था इस अनुसूची में, इनके अयोग्यता के संदर्भ में बदलाव किया गया। ठीक है, तो संविधान का 4 अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 जो है आपका इस अनुसूची से प्रभावित होता है। ठीक। अब यदि हम बात करें प्रावधान का, तो देखें सबसे पहला इसके अंतर्गत हम देखेंगे अयोग्यता। अयोग्यता, ठीक है, अर्थात दल बदल कानून ही इसलिए बना कि जो विधायक दल या सांसद अपने राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में जा रहे हैं उनको अयोग्य किया जाए। क्लियर। तो इस कानून के तहत जो प्रावधान किया गया अयोग्यता को लेकर, उसे हम देखते हैं। यदि हम बात करें तो या संसद हो या राज्य विधानमंडल, कोई भी व्यक्ति 3 तरीके से संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य बन सकता है। क्लियर। वह 3 तरीका कौन कौन सा होगा, देखिए। पहला, राजनीतिक दल का सदस्य। क्लियर। दूसरा, निर्दलीय सदस्य। और तीसरा आपका क्या, मनोनीत सदस्य। ठीक। कोई भी व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल में 3 तरीकों से वह मेंबर बन सकता है। पहला, वह किसी राजनीतिक दल से चुनाव जीतकर आया हो। दूसरा, निर्दलीय, अर्थात यह किसी भी
पार्टी से संबंधित नहीं होगा। और तीसरा है क्या आपका मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर। क्लियर। राजनीतिक दल के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में यदि बात करें, जो 3 प्रकार से सदस्य बन सकते हैं, इन्हीं 3 प्रकार के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान 10वीं अनुसूची में किया गया है। क्लियर। सबसे पहले बात करें राजनीतिक दल का सदस्य कैसे अयोग्य होगा। ठीक, तो इसमें पहला है आपका क्या, यदि स्वेच्छा से राजनीतिक दल छोड़ दे। क्लियर। कोई भी सदस्य जो किसी पार्टी से चुनकर आया है, राजनीतिक दल से चुनाव जीतकर आया है, और यदि स्वेच्छा से राजनीतिक दल का त्याग कर देता है, छोड़ देता है, तो वह यह इस कानून के तहत क्या माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। दूसरा जो आपका कंडीशन है, ठीक, निर्देशों के विपरीत जाकर मतदान करता है तथा या मतदान के समय अनुपस्थित रहता है। क्लियर। निर्देशों के विपरीत जाकर मतदान करता है या मतदान के समय वह अनुपस्थित रहता है, और यदि 15 दिन के भीतर पार्टी उसे क्षमा नहीं करती तो क्या अयोग्य माना जाएगा। ठीक है। 2 प्रमुख शर्तें ध्यान रखेंगे। यदि वह राजनीतिक दल का सदस्य है तो इस कानून के तहत कैसे अयोग्य होगा, तो पहला, यदि स्वेच्छा से राजनीतिक दल का त्याग कर देता है, छोड़ देता है, तो अयोग्य होगा। दूसरा, निर्देशों के विपरीत जाकर, जब पार्टी उसे कुछ निर्देश देती है, व्हिप जारी करती है, और उसके विपरीत जाकर यदि मतदान करता है, ठीक, या मतदान के समय वह अनुपस्थित रहता है, शामिल ही नहीं हुआ, तथा 15 दिन के भीतर यदि पार्टी उसे क्षमा नहीं करती तो वह क्या होगा, अयोग्य माना जाएगा। क्लियर। दूसरा आपका इसमें निर्दलीय सदस्य, ठीक, जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं होगा। यदि निर्दलीय सदस्य किसी भी पार्टी में सम्मिलित हो जाता है, क्लियर, कोई ऐसा सदस्य जो निर्दलीय है, किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, यदि वह चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरे राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है तो क्या होगा, वह अयोग्य होगा। क्लियर। मनोनीत सदस्य की बात करें, नॉमिनेटेड मेंबर, तो वह नाम निर्देशित होने के बाद, मतलब सदस्यता ग्रहण करने के अगर 6 माह बाद यदि किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित होता है तो वह क्या, अयोग्य माना जाएगा। क्लियर। 6 माह पहले नहीं, 6 माह बाद यदि किसी दूसरे राजनीतिक दल में सम्मिलित होता है तो वह अयोग्य होगा। ठीक है। तो 3 कंडीशन ध्यान रखेंगे इनकी अयोग्यता का। पहला, राजनीतिक दल का सदस्य, यदि वह स्वेच्छा से राजनीतिक दल छोड़ दे। दूसरा, निर्देशों के विपरीत जाकर मतदान करता है या मतदान के समय वह अनुपस्थित रहता है, और 15 दिन के भीतर यदि उसे पार्टी क्षमा न करे। निर्दलीय सदस्य के लिए है कि यदि वह नाम निर्देशित होने के बाद यदि दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो जाता है तो वह अयोग्य होगा। और अंतिम है आपका मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक, 6 माह बाद यदि किसी पार्टी में सम्मिलित होता है तो क्या होगा, वह अयोग्य माना जाएगा। ठीक है। प्रावधान के अंतर्गत दूसरा हम देखेंगे क्या, आपका अपवाद, या इसे कहें हम छूट। अर्थात इस
कानून के अंतर्गत किसे अयोग्यता से छूट प्रदान किया गया है। ठीक है, अभी अपन देखें कि 3 प्रकार से बनने वाले सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान इस कानून के अंतर्गत किया गया है। अब कुछ ऐसे भी प्रावधान है जिनको छूट प्राप्त है। क्लियर, देखिए पहला इसमें यदि हम देखें क्या आपका स्प्लिट, ठीक। दूसरा अपन देखेंगे मर्ज, ठीक। और तीसरा अपन देखेंगे आपका क्या पीठासीन अधिकारी, ठीक। ये 3 बातें अपन इस अपवाद के अंतर्गत देखेंगे। पहला बात करें क्या आपका स्प्लिट, मतलब क्या, दल में टूट, दल में टूट। मूल प्रावधान की बात करें हम तो जब यह कानून बना 1985 में, तो यदि किसी राजनीतिक दल से 1/3 सदस्य अलग होकर कोई अपना नया पार्टी यदि बनाते हैं तो ऐसे सदस्य इस कानून के तहत अयोग्य नहीं माने जाएंगे। क्लियर, क्या था, कोई भी किसी भी राजनीतिक दल से 1/3 सदस्य अलग होकर कोई नया पार्टी अगर बनाते हैं, क्लियर, तो वह सदस्य इस कानून के तहत अयोग्य नहीं माने जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, वर्तमान की यदि हम बात करें तो इस पैराग्राफ को 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के तहत क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। क्लियर, ठीक। जो मूल प्रावधानों में यह जो छूट था दल में टूट के कारण, अर्थात यदि किसी राजनीतिक दल से 1/3 सदस्य, एक राजनीतिक दल का सदस्य यदि 1/3 सदस्य अलग होकर नया पार्टी अगर बना लेते हैं तो क्या वह इस कानून के तहत अयोग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, यह आपके मूल प्रावधान में था। इसे 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत समाप्त कर दिया गया। दूसरा आपका मर्ज, ठीक। इसमें आपका कितना, 2/3। यदि किसी राजनीतिक दल से 2/3 सदस्य, ठीक, किसी दूसरे दल में सम्मिलित हो जाते, मर्ज हो जाते हैं तो अयोग्य नहीं माने जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम समझें तो जैसे यदि हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में 60 विधायक है। क्लियर, तो 60 में से अगर पहले हम 1/3 वाली बात देखें तो कितना आपका 20 सदस्य। यदि यह 20 सदस्य, प्रारंभ की बात करते हैं, यह 20 सदस्य अलग होकर एक नया यदि पार्टी बना लेते, जैसे कांग्रेस से अलग छत्तीसगढ़ में कौन हुआ, जनता कांग्रेस। क्लियर, यदि ऐसा होता, ठीक, कि अलग होकर यदि कोई नया पार्टी अपना बनाते हैं, कितना, 1/3 सदस्य, तो वह अयोग्य नहीं माने जाए। कब, ये जब अधिनियम बना 2003 तक, 91वां संविधान संशोधन करके इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में क्या है, 2/3। ठीक, यदि हम इसे बात करें 60 का 2/3, ठीक, तो यह कितना, 40 सदस्य। यदि इस कांग्रेस से 40 सदस्य अलग होकर किसी दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो जाते तो क्या अयोग्य नहीं माना जाएगा। वर्तमान में यह 2/3, ठीक है, अभी है कि कोई भी राजनीतिक दल से यदि 2/3 सदस्य अलग होकर किसी दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं तो अयोग्य नहीं माने जाएंगे। जो इस बार सीजीपीएससी प्री में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर। तीसरा है आपका क्या, पीठासीन अधिकारी। यदि पीठासीन अधिकारी अपने कार्यकाल के दौरान अपना दल छोड़ देता, दल का त्याग कर देता है और कार्यकाल के पश्चात अपने राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है तो अयोग्य नहीं माना जाएगा। ध्यान रखें कि यदि कोई पीठासीन अधिकारी कहने से आशय है लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर,
राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति चेयरमैन, वैसे ही विधानसभा और विधान परिषद। क्लियर? तो पीठासीन अधिकारी अपने कार्यकाल के दौरान यदि अपने आप का दल का त्याग कर देता है और कार्यकाल पूरा होने के बाद यदि पार्टी में सम्मिलित हो जाता है, ज्वाइन कर लेता है, तो अयोग्य नहीं माना जाएगा। ध्यान रखें, वर्तमान में ये दो अपवाद याद रखेंगे। एक आपका मर्ज विलय अगर हो जाते हैं 2/3 तो अयोग्य नहीं माने जाएंगे, और दूसरा पीठासीन अधिकारी। क्लियर? इसमें हम तीसरा देखते हैं, अयोग्यता का निर्धारण। अयोग्यता का, तो अयोग्यता के निर्धारण की बात करें कि जो संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के सदस्यों के अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? ठीक, तो कानून में कहा गया आपका क्या? पीठासीन अधिकारी। ठीक है, पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी अपन देखें कि लोकसभा में हो तो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, राज्यसभा में हो तो राज्यसभा का सभापति होगा, विधानसभा की बात तो विधानसभा का अध्यक्ष, और विधान परिषद में विधान परिषद का सभापति। और मूल प्रावधान में कहा गया कि पीठासीन अधिकारी का जो निर्णय होगा, डिसीजन, वो क्या होगा? आपका अंतिम होगा। अर्थात पीठासीन अधिकारी के निर्णय को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक, न्यायालय में जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। क्लियर? ठीक, अयोग्यता का निर्धारण कौन? पीठासीन अधिकारी। और मूल प्रावधान में था कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। जब से यह कानून बना, ये आपके पीठासीन अधिकारी के निर्णय पर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं। कहीं ना कहीं पीठासीन अधिकारी का निर्णय निष्पक्षता पर न होना का प्रश्न प्रारंभ से ही लगते आ रहा है। क्लियर? दो बातें थी, एक तो पीठासीन अधिकारी का निर्णय की कोई समय सीमा नहीं था, फिक्स नहीं था कि उसके अयोग्यता का निर्णय कितने दिनों में हुआ दे। और दूसरा ये कि पीठासीन अधिकारी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से संबंधित होता है, तो उसके जो निर्णय हैं कहीं ना कहीं निष्पक्षता पर प्रश्न या सवालिया प्रारंभ से ही खड़े होते रहे हैं। ठीक है, अब यदि हम वर्तमान की बात करें तो इस पीठासीन अधिकारी के निर्णय पर क्या वर्तमान में चैलेंज किया जा सकता है? ठीक, अर्थात न्यायालय में इसे न्यायिक पुनर्विलोकन कराया जा सकता है अथवा नहीं कराया जा सकता। ठीक, जैसा कि अपन देखें कि इस पीठासीन अधिकारी के निर्णय पर हमेशा से आपका सवाल खड़ा होता रहा है। इसके बहुत सारे तर्क दिए गए। ठीक, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन, अन्य आपके आयोग का रिकमेंडेशन कि इस आपके पीठासीन अधिकारी के निर्णय पर संसद को विचार करना चाहिए। ठीक, तर्क यह था कि पीठासीन अधिकारी कहीं ना कहीं किसी पार्टी से संबंधित होता, अर्थात उसके निर्णय निष्पक्ष नहीं हो सकते। ठीक है, और दूसरा यह था कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका की शक्ति जो है, ठीक है, उस पर हस्तक्षेप की बात थी। एक बात और सामने आता है यहां पर कि जब यह कानून बना तो कहा गया कि इसमें न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, अर्थात कहीं ना कहीं न्यायपालिका की शक्ति के संदर्भ की बात थी। और यहां पर यह संविधान के तौर पर बात करें तो संविधान में है कि न्यायपालिका की शक्ति में यदि परिवर्तन करना हो तो 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा, और वह भी संविधान संशोधन कैसा? जो बहुमत होगा, विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति से पास होने वाला। ठीक, और लेकिन यहां पर यदि हम देखें तो यह जो विधेयक था, ठीक, वह आपका विशेष बहुमत से केवल पास हुआ था, राज्यों के अंतर्गत अनुमति के लिए यह विधेयक नहीं गया था। इस प्रकार से प्रायः सुप्रीम कोर्ट में यह बातें देखने को हमें मिलती रही है। ठीक, यदि हम बात करें
सुप्रीम कोर्ट ने इसके संदर्भ में गाइडलाइन जारी किया कि आपके पीठासीन अधिकारी के निर्णय के संदर्भ में आपके संसद को पुनः विचार करना चाहिए। यह निर्णय चुनाव आयोग या किसी स्वतंत्र संस्था को सौंपनी चाहिए। क्लियर। अंतिम रूप से यदि हम देखें तो आपका सुप्रीम कोर्ट का एक प्रसिद्ध निर्णय, ठीक, वो है आपका किहोतो होलोहन, ठीक, वर्सेस जाचिल्हू वाद 1993, 1993। इस वाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, ठीक, पीठासीन अधिकारी के निर्णय की आपका न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्लियर। किहोतो होलोहन वाद में कहा गया कि पीठासीन अधिकारी की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसमें नेक्स्ट एक पॉइंट देखें, आपका क्या, नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति। क्लियर। पीठासीन अधिकारी को इसके संदर्भ में अर्थात दल बदल कानून को और प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई, लेकिन शर्त रखा गया कि इस प्रकार के नियम को 30 दिन तक संसद के पटल में रखना अनिवार्य है और सदन चाहे तो इसमें परिवर्तन कर सकता है, स्वीकार कर सकता, अस्वीकृत कर सकता है, और नियम बनने के बाद निर्देशित किया जाएगा और इस निर्देशों का उल्लंघन उसी प्रकार से माना जाएगा जिस प्रकार से संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है। क्लियर। एक बात ध्यान रखेंगे इसमें कि इस दल बदल विरोधी कानून को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, सशक्त बनाने के लिए नियम बना सकता है पीठासीन अधिकारी। तो यह था कंप्लीटली हमारा दूसरा बिंदु, आपका क्या, प्रावधान। सबसे पहले अयोग्यता हमने देखा, ठीक, 3 प्रकार से। उसके बाद इसके अपवाद, छूट किसे किसे प्राप्त है, ठीक। उसके बाद इसका निर्धारण, अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा, तो प्रारंभ में पीठासीन अधिकारी के निर्णय अंतिम होता था, लेकिन वर्तमान की बात करें हम तो आपका क्या, ठीक, किहोतो होलोहन वाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पीठासीन अधिकारी के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्लियर। तो ये दूसरा बिंदु था आपका क्या, ठीक, प्रावधान। अब तीसरा जो बिंदु है आपका क्या, महत्व, ठीक, अर्थात इंपॉर्टेंस, ठीक, इसके महत्व या लाभ, ठीक है। प्रावधानों के आधार पर यदि हम इस कानून के महत्व को देखें, ठीक, तो सबसे पहला महत्व, दल बदल पर नियंत्रण। दल बदल के नियंत्रण के माध्यम से राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक मान्यता मिली। इसके पश्चात अनियमित चुनाव से खर्च के बोझ को कम किया गया, ठीक। लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के पुनर्गठन को प्रोत्साहित
किया गया। क्लियर? तो ये 5 प्रमुख इसके महत्व है। ठीक, देखिए, पहला, दल बदल पर नियंत्रण। यदि हम बात करें, ठीक है, राजनीतिक, पहला है आपका दल बदल पर नियंत्रण। अनैतिक रूप से, असैद्धांतिक रूप से, व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से जो दल बदल हो रहे थे, उस दल बदल पर यथासंभव नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। क्लियर? प्रयास किया गया, पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो सका, लेकिन इसका पहला महत्व क्या, कि जो व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से अनैतिक रूप से जो दल बदल हो रहे थे, उस पर नियंत्रण करने का यथासंभव प्रयास किया गया। और इस दल बदल पर नियंत्रण के माध्यम से राजनीतिक स्थिरता कहीं ना कहीं प्रदान की गई। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता, इससे पहले राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता नहीं था। ठीक, इस आपके कानून के तहत राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता मिली। पहली बार ऐसा हुआ कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता मिली। अनियमित चुनाव से खर्च के बोझ को कम करने पर कहीं ना कहीं सफलता मिली। क्लियर? लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के पुनर्गठन को प्रोत्साहन मिला। लोकतांत्रिक तरीके से कैसे? क्योंकि इस कानून ने एक बड़े स्तर पर दल बदल को क्या किया, प्रोत्साहित किया, और इसके माध्यम से नई सरकार के पुनर्गठन को प्रोत्साहन मिला। तो इस तरीके से 5 इसके प्रमुख क्या है, महत्व है। ठीक है, चौथा जो बिंदु है वो आपका क्या, सीमाएं या क्या कहें आपका आलोचना। ठीक, कमियां, लिमिटेशन। क्लियर? यदि हम इस कानून के बारे में बात करें तो यह कानून कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन में, भारतीय राजनीतिक में एक पहला बेहतर प्रयास था। भारतीय राजनीतिक में एक नए युग की शुरुआत थी। भारतीय राजनीतिक में एक शुद्धता का रूप हमें देखने को मिला, लेकिन जिस उद्देश्य से इस कानून को बनाया गया था, उस उद्देश्यों को प्राप्त करने में यह असफल रहा। ठीक, इनके प्रावधानों को यदि देखें तो जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी इस कानून की, कहीं ना कहीं उस उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा। और इन समस्त प्रावधान महत्व के बावजूद भी इसकी आपकी प्रायः आलोचना होती रही है। क्लियर? किस किस आधार पर इस कानून की आलोचना वर्तमान में हो रही है, उसे हम देखेंगे। क्लियर? पहला, यदि हम आलोचना इसके अंतर्गत देखें तो क्या आपका व्यक्तिगत दल बदल वर्सेस क्या आपका सामूहिक दल बदल। व्यक्तिगत दल बदल वर्सेस सामूहिक दल बदल। देखेंगे ये कानून तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत आपके दल बदल पर नियंत्रण तो लगाता है, लेकिन सामूहिक दल बदल को संरक्षण प्रदान करता है। अर्थात 2/3 सदस्य अलग होकर दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक, तो यहां पर एक आलोचना की जाती है कि यह कानून व्यक्तिगत दल बदल पर अंकुश तो लगाता है, लेकिन सामूहिक दल बदल को आपका कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। क्लियर? उसके अलावा यदि हम देखें, आपका निर्दलीय सदस्य व ठीक मनोनीत सदस्य में कहीं ना कहीं भेदभाव दिखाई देता है। जहां पर निर्दलीय सदस्य यदि सदस्य बनने के बाद यदि पार्टी में सम्मिलित हो जाता है तो वह अयोग्य होगा, लेकिन मनोनीत सदस्य 6 माह तक, ठीक, 6 माह तक का प्रावधान, 6 माह बाद यदि पार्टी बदलता है तो वह क्या होगा, अयोग्य माना जाएगा। क्लियर?
इसके अलावा जो सबसे ज्यादा प्रारंभ से ही आलोचना होती रही है वो है आपका क्या, पीठासीन अधिकारी, ठीक, पीठासीन अधिकारी का निर्णय। ठीक, सबसे ज्यादा यदि आलोचना हुई है तो वो पीठासीन अधिकारी का निर्णय के ऊपर, किस कानून का जो निर्णय है वो कौन, पीठासीन अधिकारी है। और आलोचना का जो प्रमुख कारण एक कि पीठासीन अधिकारी कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से संबंधित होता है और इसका निर्णय निष्पक्षता अर्थात निष्पक्ष रूप से नहीं हो सकता। क्लियर, अर्थात यह भी बहुत सारे ऐसे निर्णय देखने को मिले, ठीक, जो निष्पक्ष ना हो, पार्टी के अनुरूप इन्होंने निर्णय दिया हो, आपका ठीक दुष्भावना से प्रेरित होकर इन्होंने निर्णय दिया। तो सबसे ज्यादा प्रारंभ से लेकर अभी तक यदि आलोचना हुई है तो पीठासीन अधिकारी का निर्णय। एक तो आपका समय सीमा निश्चित नहीं है कितने समय में वह निर्णय दे, दूसरा वह किसी न किसी पार्टी से संबंधित होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका आलोचना होती रही है लगातार। आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, आपका इसके संदर्भ में गाइडलाइन जारी किया गया कि पीठासीन अधिकारी के निर्णय के संदर्भ में संसद को, ठीक है, पुनः विचार करना चाहिए। इसे कोई स्वतंत्र संस्था या चुनाव आयोग को इसे सौंप दिया जाना चाहिए। क्लियर, कई प्रकार से इसमें बातें होते रहती है। ठीक है, तो ये तीन बातें आलोचना के अंतर्गत ध्यान रखेंगे। पांचवा बिंदु देखेंगे आपका इन कमियों को दूर करने का प्रयास। कमियों को दूर करने का प्रयास, ठीक, एफर्ट्स अंडरटेकन टू ओवरकम लिमिटेशन, कमियों को दूर करने का प्रयास। ठीक है, कि ये जो आलोचना की जा रही है इसमें जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास क्या किया गया है। ठीक, तो यदि देखें अपन, पहला आपका क्या, दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, क्लियर, 1990 और यह जो समिति थी चुनाव सुधार के लिए कमेटी गठित की गई थी। ठीक, विधि आयोग का 170वीं रिपोर्ट, ठीक, संविधान समीक्षा हेतु गठित संविधान समीक्षा आयोग 2002, ठीक, चुनाव सुधार आयोग 1999, क्लियर। इन समस्त आपके आयोग और कमेटियों ने जो रिकमेंड किया, दिनेश गोस्वामी समिति, विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट, संविधान समीक्षा हेतु गठित संविधान समीक्षा आयोग 2002, इन समस्त आपके कमेटियों ने यह रिकमेंड किया कि दल बदल विरोधी कानून से उन समस्त प्रावधानों को समाप्त कर देना चाहिए जो आपका दल बदल विरोधी कानून में अयोग्यता से संबंधित संरक्षण प्रदान करता है। क्लियर, जो इसके अपवाद हैं जिसके तहत इस कानून में उनको संरक्षण का प्रावधान है, उन समस्त प्रावधानों को समाप्त कर देना चाहिए। क्लियर, इस आपके कमेटी ने रिकमेंड किया कि वो सारे प्रावधानों को समाप्त कर देना चाहिए जो दल बदल के तहत अयोग्यता को संरक्षण प्रदान करते हैं। क्लियर, इसके अलावा आपका संविधान समीक्षा आयोग 2002 की बात करें, ठीक, तो इन्होंने कहा संविधान समीक्षा आयोग 2002
में रिकमेंड किया गया कि दल बदल से अयोग्य व्यक्ति को लाभ के पद से वंचित कर देना चाहिए। क्लियर? अर्थात कोई भी लाभ का पद केंद्र या राज्य के अंतर्गत उसे नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, यह आपका संविधान समीक्षा आयोग 2002 की रिपोर्ट थी। क्या रिकमेंड किया कि आपका दल बदल से होने वाले अयोग्य व्यक्ति को किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद से उसे वंचित कर दिया जाना चाहिए। कोई भी मंत्री पद नहीं दिया जाना चाहिए। उसके पश्चात इन्हें दंडित किया जाए और यह दंड तब तक जारी रहे जब तक कि नई विधायिका का गठन नहीं हो जाता, नई सरकार नहीं बन जाती। ठीक है। दूसरा रिपोर्ट यही संविधान समीक्षा आयोग 2002 ने कहा कि लगातार मंत्री परिषद के बड़े आकार हो रहे थे। ठीक, लाभ के उद्देश्य से, मंत्री बनने के उद्देश्य से लोग पार्टी में सम्मिलित हो रहे थे और मंत्री परिषद का आकार लगातार बढ़ता जा रहा था। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया जाए और लोअर हाउस का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा रिकमेंड किया गया। क्लियर? तो 3 प्रमुख सिफारिशें ध्यान रखेंगे। पहला तो यह क्या कहा गया कि वो सारे प्रावधानों को समाप्त कर देना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपका अयोग्यता से संबंधित संरक्षण प्रदान करता है। क्लियर? दूसरा रिकमेंडेशन कि लाभ के पद से अयोग्य व्यक्ति को वंचित करके इन्हें दंडित किया जाना चाहिए और यह दंड तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि कोई नई सरकार, नई विधायक का गठन नहीं हो जाता। तीसरा, मंत्री परिषद का आकार जो आपके लालच से ठीक आकार बढ़ता चला जा रहा था उसको निश्चित किया जाए। ठीक, और लोअर हाउस का 10% से ज्यादा न हो, ऐसा बात कहा गया। क्लियर? तो इस तरीके से आपका इन कमियों को दूर करने का प्रयास जो रिकमेंड किया गया था। ठीक, और इस आधार पर जो 10वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया, उसे देख। इन सब रिकमेंडेशन के बेस पर, ठीक है, क्या किया गया? आपका 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, 91वां संविधान संशोधन 2003 किया गया। ठीक, और क्या क्या परिवर्तन हुए? पहला तो अपन देख चुके हैं कि आपका इस कानून के तहत स्प्लिट को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अर्थात 1/3 सदस्य जो अलग होकर नई पार्टी बनाने से उनको जो संरक्षण प्राप्त था उसे समाप्त कर दिया गया। दूसरा प्रावधान इसके अंतर्गत देखें, ठीक, तो अयोग्य व्यक्ति को लाभ के पद से वंचित कर दिया गया कि यदि दल बदल के तहत यदि कोई सदस्य अयोग्य होता है तो वो कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। क्लियर? अर्थात वो मंत्री नहीं बन सकता, केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई भी लाभ के पद से या से क्या सरकारी पद, अर्थात कोई भी सरकारी पद वो धारण नहीं कर सकता केंद्र और राज्यों के अंतर्गत। क्लियर? दूसरा यदि हम देखें तो आपका क्या मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया। मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया। ठीक, और इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो केंद्र के अंतर्गत क्या कहा गया? लोअर हाउस का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। लोअर हाउस मतलब लोकसभा का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। राज्यों के संदर्भ में क्या कहा गया? ठीक, कि आपका लोअर हाउस का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता और यह 12 सदस्य से कम भी नहीं हो सकता। ठीक, मतलब विधानसभा का 15% से ज्यादा नहीं होगा और यह सदस्य 12 से कम भी नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रहे, मंत्री परिषद का आकार यहां पर क्या कर दिया गया? निश्चित कर दिया, फिक्स कर दिया गया। अयोग्य व्यक्ति को लाभ के पद से वंचित कर दिया गया केंद्र और राज्य दोनों में, कि जो दल बदल के तहत जो अयोग्य होगा, ठीक, वह किसी भी लाभ के पद धारण नहीं कर सकता, चाहे केंद्र हो या राज्य हो।
आकार को निश्चित किया गया। स्प्लिट अर्थात ठीक जो 1/3 सदस्य दल बदल को संरक्षण प्राप्त था उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक, तो यह था आपका कमियों को दूर करने के प्रयास के आधार पर जो 91वां संविधान संशोधन किया गया। क्लियर। तो आखिरी पॉइंट हम देखेंगे, आपका आखिरी बिंदु जो है, ठीक है, 6वां पॉइंट वो है सुझाव। क्लियर, अर्थात सजेशन। यदि हम पूरे कानून के पश्चात यदि हम देखें कि इस कानून में क्या सुझाव, क्या बेहतर किया जा सकता है, क्लियर, तो सबसे पहला सुझाव यह है कि दल बदल को पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए। क्लियर। और इसके अंतर्गत कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि अयोग्यता से संबंधित निर्णय को एक स्वतंत्र निकाय को सौंप देनी चाहिए। साथ ही साथ यह होना चाहिए कि आपका जो निर्णय है वह एक निश्चित समय अवधि में आए। कई बार होता है कोई व्यक्ति, कोई आपका सदस्य अयोग्य होने के बावजूद भी सालों गुजर जाते हैं उसके निर्णय आने में। तो अयोग्यता का निर्णय का समय सीमा निश्चित हो। साथ ही साथ राजनीतिक दलों को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि सदस्यों को ऐसी नौबत ही ना आए कि वह दल बदलना पड़े। क्लियर। इसके साथ ही साथ स्वयं सांसद और विधायक को, ठीक, अर्थात सदस्यों को यह कोई आपका ऐसा सोचना चाहिए कि जिस दल से चुनाव जीत कर आए हैं, या यूं कहें जनता जिस आधार पर उन्हें मत दी है, ठीक है, वह उसी दल पे वो क्या करे, बना रहे। ठीक, अर्थात जनता के साथ ये गुमराह न किया जाए, क्योंकि जनता उनको उसकी पार्टी या उसके व्यक्तिगत आधार पर उसको मत देती है, लेकिन कई बार होता है कि व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से वह दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं। क्लियर। अर्थात दल बदल को पूरी तरीके से समाप्त कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं निर्णय को लेकर। क्लियर। दल बदल पर पूरी तरीके से नियंत्रण के लेकर इन समस्त कानूनों के बावजूद यदि हम देखें तो वर्तमान में जिस उद्देश्य से इस कानून को लाया गया था उस उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा है।